जब उनके पास सारे अभाव के बाद जब पावर आता है, तो जब उनका जो अंतिम कालखंड होता है वह होता है कि वो देश के आजादी के बाद भारत के न्याय और कानून मंत्री बनते हैं। और उस न्याय और कानून मंत्री बनने के बाद उनके पास पावर आता है, और उस पावर के तहत उन्होंने इतना कुछ कर गए। लेकिन शायद देश में आजादी के बाद उन्हें सिर्फ 2 फ्रेम में बात दिया गया था कि ये भाई ये दलित के मसीहा हैं, कानून बनाने वाले शख्स है। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहब हर वर्ग के लिए गए, माताओं बहनें नारियों के लिए उन्होंने बहुत सारा काम करके गए हैं, सारे अधिकार दिला के गए हैं। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो पहले 14-14, 18-18 घंटे काम कराने का काम होता था, 8 घंटे का काम करने का जो अधिकार बाबा साहब दे के गए हैं। तो कानून में उन्होंने किसान से लेके नारी, मजदूर, हर वर्ग, न्याय व्यवस्था को उन्होंने इतना सुदृढ़ तरीके से बनाने का काम किया। अपनी पूरी जीवन को हर तरह से खपाने के बाद अपने वृद्धावस्था में भी उन्होंने किस तरह से कानून 60 देश के कानून को उतार चढ़ाव हर तरीका से करने के बाद बाबा साहब बहुत संघर्ष से बनाए थे। उनकी हर पहलू को देखे थे कि न्याय गलत ना हो, किसी को जो है सजा ना मिल पाए, इस तरह से कि निर्दोष को सजा ना हो। सारे न्याय को उन्होंने इतनी मुश्किल से बनाने के बाद उन्होंने यही कहा था कि मेरा कानून तभी अच्छा होगा जब इसे लागू करने वाले अच्छे होंगे। तो आज की स्थिति जो है, मैं यही बताना चाहूंगी कि आज की स्थिति में कि अगर संविधान पर किसी प्रकार का चोट पहुंचता है या कहीं वो खतरे में है, तो आप आज दिखाए जज्बा संगठन का, वही संगठन दिखाने की जरूरत है जिस तरह 2 अप्रैल में दिखाया गया था 2018 में। तो क्योंकि संगठन में ताकत है। बाबा साहब शिक्षा की बात होता है, संघर्ष देखिए उनके जीवन में आप दिख रहे हैं। लेकिन अगर संगठित नहीं रहेंगे तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। आज के कार्यक्रम का यही उद्देश्य होता है कि दिन भर आप उत्साह से सब कुछ करते हैं, शाम को हम कैसे संगठित है, क्योंकि परिवार संगठित तो नहीं रह पाता है। मन से बहुत बड़ी कोई भाषण देने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप संगठित नहीं रहेंगे तो शायद वह सब अधिकार छीन जाएगा जो कि आपको बहुत ही तरीका से बाबा साहब दे गए थे। वह सबका चिंतन मनन करने की बात है। और बाबा साहब के बारे में मैं यही बताना चाहूंगा कि बाबा साहब हर तरीका से सम्मान के पात्र है, क्योंकि पूरे विश्व में अगर सबसे बड़े एक व्यक्ति का नाम होता है जो सबसे बड़े स्तर से अगर जिनकी जयंती मनाई जाती है या महापुरुषों में गिनती होती है तो सिर्फ बाबा साहब की होती है। क्योंकि उनके जीवन में जो उनको समय मिला, जिसे होता है कि जीवन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, महान होना चाहिए कार्य, तो उन्होंने महान कार्य कर गए। उसी तरह से सरदार भगत सिंह के जीवन बहुत छोटा था, लेकिन ऐसा महान कार्य करके उन्हें हमेशा याद किया जाता है। तो ऐसे महापुरुषों को पढ़ने की जरूरत है, पढ़ेंगे तभी इतिहास जानेंगे। और बाबा साहब के जीवन के जो सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा कि उनके जो सबसे प्रथम गुरु थे तथागत गौतम जी, बुद्ध जी का हमेशा देखिए उनके साथ फोटो संकलन रहता है, साथ में लगा रहता है। क्योंकि तथागत बुद्ध जी 2500 वर्ष से पहले जो भी विचारधारा दे गए, या प्रथम वैज्ञानिक अभी हमारे आदरणीय आरपी कनौजिया जी बता रहे थे कि प्रथम वैज्ञानिक उन्होंने जो वो विचार को कोई काट नहीं पाया। उसी विचार पर चल के बाबा साहब आज इतने बड़े महान व्यक्ति बने। इस कारण दोनों लोग का फोटो रखा जाता है। बाबा साहब के दूसरे जो गुरु थे वो कबीर जी थे, और तीसरे गुरु के बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूरी है क्योंकि बाबा साहब उनके कार्यों का अनुसरण किए हैं। तीसरे गुरु थे ज्योतिबा फूले जी, बहुत महान सुधारक थे। उस समय की जो कुरीतियां थी तमाम तरह की थे, तो सत्य शोधक समाज बना के तमाम कुरीतियों के तोड़ने की कोशिश की, हर तरह से समाजी रूप से काम करने की। भले उनके ऊपर तमाम लांछन लगे, घर परिवार से दूर जाना पड़ा, तो महान व्यक्ति ऐसे ही संघर्ष करते हैं। इसी क्रम में बताना चाहूंगा कि आपके गांव के मैं देख रहा हूं कि बहुत ही अच्छा, इस तरह से थकान के बाद भी आप लोग यहां समय दे रहे हैं, बहुत शांति से सुन भी रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं यहाँ के अध्यक्ष कमेटी के जो हैं आदरणीय विजय कुमार गौतम जी को और डॉक्टर राम सेवक जी को और उपाध्यक्ष संतोष कुमार भारती जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए बताना चाहूंगा कि आप तरफ जिस तरह से कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं वास्तव में समाज में बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। और मैं
आदरणीय विशिष्ट अतिथि जो कैलाश नाथ जी के मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाने काम किया। आपके फ़ोन द्वारा मैं यहाँ लगभग 45 दिन पहले ही मुझे सूचना मिल गई थी कि मुझे आना है यहाँ पे। इससे पहले मैं दुबोलिया ब्लॉक का रहने वाला हूँ और वहाँ 3-4 कार्यक्रम अक्सर आता था। इस बार मैं सारे कार्यक्रम वहाँ छोड़ के आपके बीच आया हूँ। कहीं ना कहीं अगर मेरे बातों से आपके अंदर कोई भी परिवर्तन या कहीं जागृति आती है तो मेरा आना बहुत सफल रहेगा यहाँ पे। मैं आपको बता दूं कि मैं नेत्र परीक्षण अधिकारी हूँ, आंखों का जांच करता हूँ। मुझे जब भी थोड़ा बहुत मौका मिलता है तो बाबा साहब से प्रेरित और महान सुधारक ज्योतिबा फुले से प्रेरित मैंने एक संगठन बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं उन्हीं की भावनाओं से उस संगठन में अब तक 65 काम ऐसे हुए हैं जिसके तहत जो है करीबन 18 बेटी बहनों की शादी में अगर पैसे का अभाव होता है, टेंट या लाइट या भोजन या जहाँ भी उसका दिक्कत होती है, जरूरतमंद परिवार में कभी कभी बिटिया की शादी में बहुत अभाव पड़ जाता है। अगर मेरे पास जरा से भी सूचना आ जाती है, टीम में 500 मेंबर है, 50-100 रुपये देके उसके घर पे 50,000 तक पहुंचाने काम करते हैं। उसी क्रम में अगर मेरे पास कभी भी ऐसा आ गया कि किसी अभावग्रस्त या एकदम अचानक किसी घर में बहुत तबीयत खराब है और इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है, एक सूचना पे 24 घंटे में 1-1 लाख रुपए पहुंचाने का मैंने काम किया है। तो एक संगठन की ताकत होती है। तो बाबा साहब को जो तीसरा फिल्म था, संगठित रहने की बहुत जरूरत है। आप लोग जिस तरह संगठित रह के यहाँ जो बात हमारी सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको आभार। और क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपके बीच मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी सोच महान पुरुषों से प्रेरित रहती है। और इसी क्रम में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप लोग आज यही संकल्प लीजिए कि अपने परिवार, अपने समाज को एकजुट होते हुए जब भी आपके पास कोई आपदा या विपत्ति या हंसी सुख दुख में हमेशा साथ रहते रहिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात एक पंक्ति के साथ करते हुए विराम देना चाहूंगा कि जाके कह दो सोलो और चिंगारी से, जाके कह दो सोलो और चिंगारी से, अब समाज जाग उठा है अपनी तैयारी से। हमने कभी भी बादशाह के फेंके हुए पैसे नहीं उठाए, हमने अपना हक भी मांगा है खुददारी से। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।